हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट या फिर अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए क्लासेस काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली हैं। और इससे पहले हमारा जो झूठा सच उपन्यास है उससे पहले के हम उपन्यास पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। और इसके बाद हम जो बाकी की यूनिट्स हैं उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है वो भी मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेगुलर हमारी वहाँ पर क्लास आ रही हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप फर्स्ट पेपर की भी तैयारी बहुत अच्छी आप अपनी कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम झूठा सच उपन्यास पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे, प्रमुख उद्धरण भी पढ़ेंगे, कथासार भी पढ़ेंगे, पात्र वगैरह सब कुछ देखेंगे, जो इसके विशेष तथ्य हैं उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, मतलब अच्छे से आपको बस तैयारी करना है और आपका अपना सपोर्ट बनाए रखना है, ठीक है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप दूसरे बच्चों को शेयर करें जो भी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी या फिर एचपीएससी या फिर ये यूजीसी नेट की, तो उनके पास आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनका भी भला हो जाए और कुछ हमारा भी भला हो जाए। तो ये फैमिली आपको बढ़ानी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, शेयर कर देना। और अगर क्लास पसंद आती है तो भाई लाइक कर दिया करो। इतने मतलब कंजूस क्यों होते हो, कंजूस माँ कंजूस की एक भी लाइक ही नहीं करते हैं। तो चलते हैं हम अपने, बस एक बार बोल दिया, अब आप ध्यान रख लेना, अभी कर देना। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। सबसे पहले इसके लेखक का नाम याद रखना है, ये यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। जो झूठा सच उपन्यास है ये देश के विभाजन देश के विभाजन की त्रासदी का चित्रण करता है। इसमें मानवीय जीवन की त्रासदी का क्या है, प्रत्यक्ष दर्शन है। तो झूठा सच जो उपन्यास है ये देश के विभाजन की त्रासदी का चित्रण करता है। इसमें मानवीय जीवन की त्रासदी का प्रत्यक्ष दर्शन है, ठीक है। विभाजन आप समझते होंगे, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस विभाजन की त्रासदी इसमें दिखाई गई है। आगे देखते हैं, ये जो झूठा सच उपन्यास है ये सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। उपन्यास में यशपाल जी ने, ठीक है, जो इसके उपन्यासकार हैं, उन्होंने 1942 से लेकर 1957 ईस्वी तक देश विभाजन से पहले और देश विभाजन के बाद के उतार चढ़ाव को दिखाया है, ठीक है। 1942 में आप जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और उससे लेकर के मतलब आज़ादी से पहले की इसमें मतलब कहानी है और बाद तक की भी है। झूठा सच जो उपन्यास है इसके दो खंड हैं, वतन और देश, ये 1958 में प्रकाशित होता है, और देश का भविष्य जो कि 1960 में प्रकाशित होता है, ठीक है। ये झूठा सच उपन्यास के दोनों खंड याद रख लेना, भाग 1 और भाग 2। वतन और देश भाग 1 है जो कि 1958 में प्रकाशित होता है, और दूसरा कब प्रकाशित हुआ था, 1960 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, इसका कथासार देख लेते हैं थोड़ा सा। झूठा सच यशपाल जी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो अपनी प्रकृति में महाकाव्यात्मक उपन्यास है, जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। पहले खंड वतन और देश में, जो कि 1958 में प्रकाशित हुआ था, विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियां तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था। दूसरा खंड देश का भविष्य में, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था, आज़ादी के बाद की स्थितियां दिखाई गई हैं, जिसमें एक ओर कुछ बुद्धिजीवियों व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है, और दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे उन तत्वों की भी चर्चा है जो राजनीति और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार में बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हुए थे। उनकी तुलना में तारा, श्यामा, पत्रकार कनक, डॉक्टर नाथ तथा इंजीनियर नरोत्तम
जैसे चरित्र भी इसमें हैं जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने में लगे हुए हैं। विभाजन से पहले मध्ययुगीन जीवन, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दांव पेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण हिंदू मुसलमानों के बीच बढ़ती हुई खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, मध्य वर्ग की कुंठा और निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि, ये सब कुछ झूठा सच में साकार हो गया। ये सारी इतनी सारी इसमें समस्याएं प्रस्तुत की गई हैं। झूठा सच उपन्यास में यशपाल जी ने देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेज़ों को जिम्मेदार ठहराया है। आप जानते हैं उस टाइम अंग्रेज़ों का ही राज था, तो यशपाल जी ने अंग्रेज़ों को इसका जिम्मेदार ठहराया है। उनके अनुसार अंग्रेज़ों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमान में फूट डाली थी। झूठा सच उपन्यास में यशपाल जी ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भ में भी देखा है। लेखक की दृष्टि में यह पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश विभाजन के मूल में आर्थिक कारणों की खोज करते हुए वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, मतलब संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, ये यशपाल जी का मानना था। वो सभी ऊंचे पदों पर थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। लेखक का मंतव्य यह है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं हुए। उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि सामान्य जनता पर पड़ा है। तो ये एक कथासार मैंने पढ़ दिया है, बाकी एक बार और आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। अरे अब देखते हैं हम इसके आगे मुख्य पात्र। मुख्य पात्र इसमें एक लड़की है तारा, मध्यवर्गीय है किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली आम लड़की है। तारा विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा झेलती है, ये भी याद रख लेना। जो तारा लड़की है मध्य वर्ग से संबंध रखती है, लेकिन उसकी जो सोच है वो एकदम आधुनिक है और विभाजन की त्रासदी सबसे ज़्यादा झेलती है। जयदेव पुरी मध्यम वर्ग का ये प्रतिनिधि पात्र है। विभाजन के कारण परिवार से ये अलग हो जाता है, आगे जाकर ये एक पत्र का संपादक बनता है, फिर विधायक बनता है और फिर कई कमेटियों का मेंबर भी बनता है। ठीक है। कनक संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच वाली लड़की है। जो कनक है, जयदेव से इसका विवाह होता है पहले और फिर बाद में तलाक हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे जो है मुख्य पात्र हैं इसमें 3। आगे अन्य पात्रों को देख लेते हैं। असद, शीला, डॉक्टर प्राणनाथ, सोमराज। सोमराज एक आवारा युवक है जिसका तारा के साथ विवाह होता है। पंडित गिरधारी लाल, महेंद्र नायर, करमचंद कशिश, दौलू मामा, नब्बू, विश्वनाथ सूद, बंती, पुरुषोत्तम, नरोत्तम, पीएस गिल, जया, पूरनदेई, डॉक्टर श्यामा, कांता, कंचन, उर्मिला, सीता और निरंजन चड्ढा। तो ये सारे आपको पात्र इसमें याद रखने हैं। आगे देखते हैं इसके प्रमुख उद्धरण। तो प्रमुख उद्धरण में जो भी प्रमुख यहाँ से सेंटेंस हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ये याद रखने हैं। स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है, ये लेखक ने कहा है। पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं परंतु आवश्यक बना दी गई है, ये भी लेखक का ही कथन है। ठीक है। पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं है परंतु आवश्यक बना दी गई है। ये पुरुष प्रधान समाज है, इसमें आवश्यक बना दी गई है, उसको हीन समझा जाता है, ये लेखक का कथन है। एटली के 16 फरवरी के बयान में कहा गया है कि जून 1948 में हिंदुस्तान के भाग का जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा, ठीक है, हिंदुस्तान के भाग का जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा, ब्रिटिश सरकार उसी को शासन सौंप देगी। एटली आप जानते हैं उस टाइम जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस टाइम पर। ठीक है। उसी ने ये फैसला लिया था कि जो भी यहाँ पे जो भी दल थे, राजनीतिक दल, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसी को ब्रिटिश सरकार अपना ये शासन सौंप कर चली जाएगी। ठीक है। तो ये भी लेखक ने ही कहा है। साधनहीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ, ये पुरी का कथन है, जयदेव पुरी, जो हमने पढ़ा था अभी। साधन होने पर तो सम्मान खिंचा चला आता है, अगर हमारे पास साधन है तो सम्मान तो मिल ही जाएगा, ये लेखक का कथन है। कलाकार या लेखक का यश
पोला ढोल होता है जिसकी गूंज दूर तक जाती है परंतु भीतर पोल रहती है। ये पुरी के संदर्भ में लेखक का कथन है, जो कि एक संपादक बनता है तो उसके बारे में ये लेखक का कथन है। आगे देखते हैं, गांधी जी सहृदयता सहिष्णुता। गांधी जी सहृदयता सहिष्णुता और उदारता के प्रचार के लिए अपनी संध्या प्रार्थनाएं दिल्ली के विभिन्न भागों में कर रहे थे। प्रार्थना रेडियो और लाउड स्पीकरों द्वारा पूरे नगर में सभी जगह सुनी जा सकती थी। तो ये किसने कहा है? ये लेखक का ही कथन है। ठीक है, गांधी जी के बारे में ये किसका कथन है? तो लेखक का कथन है। आगे देखते हैं, कम्युनिज्म में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में छाले पड़े हों। कम्युनिज्म में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है। ये कम्युनिज्म के बारे में ये किसका कथन है? तो सामान्य कर्मचारी का ही कथन है। गांधी जी को अनशन करना था तो पार्टीशन रोकने के लिए करना चाहिए था। उसकी घटना तो अब हो चुकी, यह तो केवल इस घटना की छाया है। ये किसने कहा है? तारा ने कहा है। किसने कहा है? तारा ने, जो कि एक पत्रकार के रूप में दिखाई गई है। गांधी जी को अनशन करना था तो पार्टीशन रोकने से पहले करना था, मतलब विभाजित होने से पहले करना था, जब देश विभाजन हुआ था। जब मनुष्य अभाव के गाढ़े में होता है तब उसे असमर्थता की दीवारें बंदी बनाए रखती हैं। उसे सफलता का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे सकता। साधनों की सीढ़ी पा जाने पर मनुष्य की दृष्टि अभाव के गाढ़े से ऊपर उठ जाती है। ये यशपाल जी का ही कथन है, जो कि इसके लेखक हैं। एक बार अच्छे से इनको उद्धरण को और दोबारा पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए मैं थोड़ा सा एक ही बार बोलती हूँ, बार बार नहीं समझाने की कोशिश करती, आप देख लेना। दिल्ली में आ बसे पंजाबी शरणार्थी पुकारे जाने पर आपत्ति करने लगे थे। दिल्ली में आ बसे जो पंजाबी शरणार्थी थे, वो शरणार्थी जब उनको कहते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने अपने लिए क्या नाम रख लिया? पुरुषार्थी नाम रख लिया। ठीक है, पुरुषार्थी। पुरुषार्थी किसको बोलते हैं? जो मेहनत करने वाला है। ये किसने लिखा था? ये यशपाल जी ने उसमें खुद ही मतलब बताया है। तो यशपाल जी के बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। उपन्यास के बारे में तो देख लिया। इनका जो जीवन काल है, 1903 में जन्म हुआ था यशपाल जी का। देखो, जो भी आपके उपन्यासकार या फिर जो भी गद्यकार हैं, जो उनकी गद्य विधाएँ हैं, उन सब का क्रम से आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, हर बार पूछे जाते हैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन। तो मैंने भी कुछ पहले भी वीडियोज़ डाल रखी हैं, वरना मैं शॉर्ट्स वगैरह के माध्यम से इनको डाल देती हूँ, वो आप देख लिया करो। शॉर्ट्स भी मैं आपके लिए ही डालती हूँ ताकि आपके और अच्छे से रिवीजन हो जाए, तो उनको भी देख लिया करो। ठीक है, इनका जीवन काल 1903 से 1976 तक रहा था। अन्य उपन्यास, इनके जो दूसरे उपन्यास हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये कौन से हैं? दादा कामरेड 1941 में आया था। ठीक है, दादा कामरेड ये यशपाल जी का है, 1941 ईस्वी। देशद्रोही 1943 ईस्वी। दिव्या 1945 में आई थी। पार्टी कामरेड की 1946 में बनी थी। मनुष्य के रूप 1949 में देखे थे, किसने? यशपाल जी ने। अमिता 1956 में आई थी। झूठा सच 1958 और 60, इसके 2 भाग थे। 12 घंटे 1962 में। ठीक है, 12 घंटे हो गए कब? 1962 में। अप्सरा का सांप। ठीक है, अप्सरा का सांप 1965 में मिल गया था, किसको? यशपाल को मिला था। क्यों फंसे? 1968 में। ठीक है, अप्सरा के सांप में क्यों फंसे? 1968 में। मेरी तेरी उसकी बात 1973 ईस्वी। तो इस तरह से थोड़ी बहुत कुछ ट्रिक विक लगा के आप याद कर लेना, ताकि आपको सारे याद हो जाएं। ठीक है, मेरी तेरी उसकी बात 1973 ईस्वी में। मेरी तेरी उसकी बात 1973 ईस्वी। क्यों फंसे 1968। अप्सरा का सांप 1965। 12 घंटे 1962। झूठा सच 1958 60। अमिता 1956। और देख लेना। और प्लीज़ अगर क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, बिल्कुल बिना लाइक किए आपको नहीं जाना चाहिए, है ना? नहीं तो याद नहीं होगा, समझ लेना, अगर आप किसी का भला नहीं करोगे तो। और बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहना, याद करते रहना, कोई नहीं। चलते हैं, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना।